Well, 50 years ago, Phil Knight was a struggling shoe salesman begging bankers for cash. Look at this, the double clutch, the reach out, and the stuff. He got 49. I don't believe it. रात के 2:30 बजे थे और फिल नाइट की अचानक से आंख खुली और उसने देखा कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है। लेकिन ये उसका कोई बुरा सपना नहीं था, बल्कि उसकी हकीकत थी। फिल नाइट का जन्म 1938 पोर्टलैंड ओरेगन में हुआ था। फिल यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन से जर्नलिज्म में डिग्री करता है और यहीं उसकी मुलाकात उसके फ्यूचर पार्टनर बिल बाउमन से होती है। बिल अमेरिका के एक फेमस एथलीट कोच थे। बिल ने काफी सारे ओलंपिक रनर्स को ट्रेन किया था। 1959 में डिग्री पाने के बाद भी बिल अपनी लाइफ में कंफ्यूज था, क्योंकि उसका पैशन रनिंग था। बट अब वो 24 साल का हो चुका था और वो ये बात जानता था कि एथलीट बनने का सपना अब खत्म हो चुका है। लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड फिल आर्मी ज्वाइन करता है विद होप ऑफ डायरेक्शन, बट वो 1 साल के अंदर ही आर्मी छोड़ देता है। आर्मी छोड़ने के बाद फिल स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल ज्वाइन करता है और यहीं पर उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली थी। फिल को कॉलेज में एक असाइनमेंट मिलता है टू पिच अ न्यू बिजनेस आइडिया। तो इस पर फिल एक पेपर लिखता है और उसमें लिखा था, कैन जापानीज स्पोर्ट शूज डू टू जर्मन स्पोर्ट शूज व्हाट जापानीज कैमरा डिड टू जर्मन कैमरा। जापानीज कैमरा ब्रांड्स जैसे कैनन, निकॉन और सोनी ने जर्मन कैमरा ब्रांड्स को मिट्टी में मिला दिया था और फिल नाइट यही काम शूज के साथ भी करना चाहता था। उस टाइम पर 2 सबसे बड़े शू ब्रांड्स पूमा और एडिडास शू मार्केट को रूल कर रहे थे। फिल चाहता था कि वो जापान से क्वालिटी शूज इंपोर्ट करे और अमेरिका में बेचे, बिकॉज जापान में लेबर काफी चीप थी। बट जब फिल ये आइडिया अपनी क्लास में शेयर करता है तो नो वन बिलीव एंड मेक फन ऑफ हिम। लेकिन फिल को अपने आइडिया पर पूरा यकीन था। बट इन रियल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि फिल को जापानी शू मार्केट और मैन्युफैक्चरर्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और ना ही उसके जापान में किसी से कॉन्टैक्ट्स थे। सो हियर क्वेश्चन कम्स, कुड ही रियली जस्ट डू इट? 1962 में फिल ने स्टैनफोर्ड से अपनी बिजनेस डिग्री हासिल करी और 7 सितंबर 1962 को फिल और उसका एक फ्रेंड कार्टर जापान के लिए निकल गए टू अचीव फिल्स ड्रीम। बट उससे पहले वो दोनों यूरोप की डिफरेंट सिटीज विजिट करते हैं और उसके बाद वो हवाई जाते हैं। लेकिन हवाई से उसका फ्रेंड वापस नहीं आता बिकॉज उसको वहां पर एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है और फिल अकेले ही जापान के लिए निकल जाता है। नवंबर 1962 फिल जापान की एक सिटी कोबी पहुंचता है और वहां पहुंचकर उसे एक शू बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो उसकी नीड्स को पूरा कर रही थी, जो थी क्वालिटी एंड लो कॉस्ट। और वो शूज थे ओनित्सुका टाइगर्स। फिल को टाइगर्स इतने पसंद आते हैं कि ही समहाउ मैनेज टू फिक्स अ मीटिंग विद मिस्टर ओनित्सुका। नेक्स्ट डे नर्वस एंड एक्साइटेड फिल ओनित्सुका की फैक्ट्री पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो अपने आप को अमेरिकन शू डिस्ट्रीब्यूटर बताता है। बट इनफैक्ट उसे इस बारे में जीरो नॉलेज थी। बट फैक्ट्री जाते टाइम ही रेड अ बुक कॉल्ड हाउ टू डू बिजनेस विद जापानीज। मीटिंग में फिल को पता चलता है कि ओनित्सुका भी अमेरिका में अपने टाइगर्स को लॉन्च करना चाहते थे। फिल को बिजनेस रन करने के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो खुद को ऐसे प्रेजेंट करता है दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट शो बिजनेस। फिल की स्किल से सभी इंप्रेस हो जाते हैं। बट एक एग्जीक्यूटिव मिस्टर केन मियाजाकी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, मिस्टर नाइट व्हाट कंपनी आर यू विद? जिसका जवाब देते हुए फिल सेड, गुड क्वेश्चन सर। बट इन रियलिटी फिल की कोई कंपनी या बिजनेस नहीं था। उसके पास बस एक आइडिया था ऑफ इंपोर्टिंग जापानीज शूज इनटू अमेरिकन मार्केट। खुद को संभालते हुए फिल एक कंपनी का नाम सोचता है और बोलता है, जेंटलमैन आई रिप्रेजेंट ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ऑफ पोर्टलैंड ओरेगन। कंपनी का नाम अनाउंस करने के साथ ही फिल अमेरिकन शू मार्केट का साइज बताना शुरू कर देता है और उनको अश्योर करता है कि ओनित्सुका विल बी ह्यूज इन यूएस। इतना कहने के साथ ही दे हैंडशेक्ड एंड एग्रीड ऑन डूइंग बिजनेस विद फिल। इसके बाद फिल उनसे कुछ सैंपल्स अमेरिका शिप करने के लिए बोलता है एंड दे एग्रीड। अब ऐसा लग रहा था कि फिल का सपना सच होने वाला था। डील साइन करने के बाद फिल वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है और हांगकांग, इंडिया में वाराणसी, कोलकाता, नेपाल, माउंट एवरेस्ट, इजिप्ट, पिरामिड ऑफ गीजा, कायरो, केनिया और फाइनली ग्रीस जाता है और वहां पर टेंपल ऑफ एथेना नाइक को विजिट करता है और फाइनली 24 फेब 1963 को अमेरिका वापस ले जाता है।
लेकिन मीटिंग के महीनों बीत जाने के बाद भी जापान से जूतों का कोई सैंपल नहीं आता और ये जानकर फिल को बहुत ज्यादा दुख हुआ और ओनित्सुका को उसने एक लेटर लिखा टू फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन विद द सैंपल्स ही आस्क्ड फॉर। फिल को लेटर का जवाब काफी जल्दी आ गया और उसमें लिखा था शूज कमिंग इन जस्ट अ लिटिल मोर डेज। और फिर महीनों बीत जाने के बाद 1964 की एक सुबह फिल के लिए जापान से एक पैकेट आया और उसमें 12 पेयर थे ब्रांड न्यू शूज के, जिसमें से फिल 2 पेयर्स अपने पुराने ट्रैक कोच बिल बाउमन को भेज देता है। फिल ये बात जानता था बिल शूज को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड था। बिल जूतों को और अच्छा बनाने के लिए हमेशा उनके साथ कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और बिल के इसी नेचर की वजह से फिल उनको 2 शूज देते हैं और उस पर बिल का कहना था दे आर गुड। बिल को शूज इतने अच्छे लगे थे कि ही ऑफर्ड टू बी फिल्स बिजनेस पार्टनर। नाउ फिल और बाउमन अपनी एक न्यू कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। अब दोनों इस न्यू बिजनेस में $500 इन्वेस्ट करते हैं और फिल उन पैसों से जापान से नए 300 पेयर शूज ऑर्डर करता है एट अ प्राइस ऑफ रफली $3.3 अ पेयर और ओनित्सुका से पूछता है इफ ही कुड बी द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टाइगर शूज इन द वेस्टर्न यूएस, जिसका रिप्लाई मिस्टर मियाजाकी देते हैं यस यू कैन बी द ओनली डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ओनित्सुका इन द वेस्ट। अप्रैल 1964 को जापान से 300 टाइगर शूज की शिपमेंट आई और अब फिल के पास तीनों चीजें थी, एक शू सप्लायर, एक बिजनेस पार्टनर और शूज टू सेल। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बायर्स। कोई भी इस न्यू ब्रांड को ट्राई तक नहीं करना चाहता था। फिल के ब्रांड न्यू शूज को कोई भी स्टोर लेना नहीं चाहता था। वो बोलते थे वी डोंट नीड अ न्यू ब्रांड। तो फिर फिल ने खुद ही रनिंग क्लब्स, एथलीट्स और ट्रेनर्स को अपने शूज दिखाए और बाउमन की हेल्प से फिल ने 300 टाइगर शूज अपनी कार की ट्रंक से बड़ी इजीली बेच दिए, वो भी विद इन जस्ट 3 मंथ्स। फिल के हार्डवर्क के चलते उस साल खत्म होने तक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स $8,000 की कमाई करती है, जिसके बाद फिल 900 नए शूज के लिए ऑर्डर प्लेस करता है। अब कंपनी ग्रो हो रही थी और फिल कंपनी का फर्स्ट फुल टाइम एम्प्लॉय जेफ जॉनसन को हायर करता है। ब्लू रिबन की फास्ट और रैपिड ग्रोथ के साथ वो 1966 में अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर ओपन करते हैं। अब फिल कंपनी को ग्रो करने की साइड पर काम कर रहा था और बिल बाउमन नए शूज डिजाइन आइडियाज पर काम कर रहा था। जब भी जापान से नई शिपमेंट आती तो बिल उसमें से एक शू पेयर उठाता और उसे काट देता टू मेक इट बेटर और ओनित्सुका को लेटर लिखता टू मेक चेंजेस बिफोर द नेक्स्ट शिपमेंट। बेसिकली अब बिल अपने डिजाइन के शू सेल कर रहा था, बस नाम ओनित्सुका का होता था। बिल का एक डिजाइन जिसका नाम द कॉर्टेज था वो हाईएस्ट सेलिंग शू था 1969 का और उसी साल के खत्म होने तक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने $300,000 के रेवेन्यू जनरेट किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कंपनी ग्रो हो रही थी और पार्टनरशिप भी अच्छी चल रही थी। बट ओनित्सुका अब फिल को धोखा देने वाली थी। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की रैपिड ग्रोथ के कारण फिल को नए स्टोर्स ओपन करने पड़ रहे थे टू कीप अप विद द डिमांड्स। फिल को और ज्यादा स्टाफ और ज्यादा शूज की नीड थी, बट ओनित्सुका नीड के अकॉर्डिंग शिपमेंट्स नहीं दे रहा था। फिल को समहाउ ये पता लगता है कि ओनित्सुका की फर्स्ट प्रायोरिटी जापानीज कस्टमर्स हैं और वो अमेरिका को बचा हुआ माल सेल कर रहा था। इट वॉज अनफेयर, बट इसमें फिल ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। सिचुएशन और खराब हो गई जब फिल को यह पता लगता है कि ओनित्सुका यूएस में और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना चाहता था। यूसी ओनित्सुका को यूएस में फिल ही लाया था और अब टाइगर्स की इंक्रीजिंग डिमांड के साथ ओनित्सुका फिल को धोखा देने की सोच रही थी। यह जानने के बाद ओनित्सुका फिल को एक अल्टीमेटम देता है जिसमें लिखा था ईदर वी बाय 51% ऑफ ब्लू रिबन स्पोर्ट्स और वी आर डन। फिल उसका ऑफर इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है। फिल को यकीन नहीं हो रहा था, बट अब यही रियलिटी थी कि ही वॉज बिट्रेड। बस कुछ ही टाइम में ओनित्सुका स्टार्ट्स टू पार्टनर विद अदर अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो इट वॉज टाइम फॉर वॉर। फिल नाइट अभी तक उस धोखे से संभल नहीं पा रहा था, बट ही डिसाइडेड टू गेट बैक, सो ही कलेक्टेड हिज टीम टुगेदर। अब फिल इस प्रॉब्लम को एज अ अपॉर्चुनिटी कंसिडर करता है। अब फिल बस एक डिस्ट्रीब्यूटर बनकर नहीं रहना चाहता था, अब वो क्रिएटर बनना चाहता था। यू सी द कॉर्टेज बिल बाउमन का ही डिजाइन था जिसने ओनित्सुका टाइगर को यूएस में पॉपुलर किया था। नाउ फिल थॉट कि अब वो अपने खुद के शू मैन्युफैक्चर करेंगे और उससे ना तो उन्हें शिपमेंट का वेट करना पड़ेगा और ना ही किसी और पर डिपेंड करना पड़ेगा टू फुलफिल देयर ऑर्डर डिमांड्स। So Phil collected his team together and decided to create a new brand. But पहले फिल को अपने शूज को एक नाम देना था। So Phil अपने शूज को नाम देता है Dimension 6, बट वो किसी को अच्छा नहीं लगता। एक दूसरा एम्प्लॉय सजेस्टेड नाम बंगाल अच्छा लगेगा, बट यह भी किसी को अच्छा नहीं लगता। एंड देन फाइनली फिल का फर्स्ट एम्प्लॉय जेफ जॉनसन कम्स विद द नेम नाइकी, बट ये नाम फिल को अच्छा नहीं लगता। सो जेफ बोलता है नाइकी का मतलब होता है ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, सो दे ऑल एग्रीड ऑन नेम नाइकी। अब
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम थी लोगो। सो फिल एक ग्राफिक डिजाइनर जिसका नाम कैरोलिन डेविडसन था उसको हायर करता है टू डिजाइन अ लोगो फॉर हिज शू ब्रांड। फिल डेविडसन को $35 देता है एंड शी केम अप विद नाइकीज आइकॉनिक लोगो। नाउ फिल के पास नेम और लोगो दोनों थे बट मैन्युफैक्चर नहीं। सो इस बार फिल मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स से डील करता है, सो इट गेव हिम फुल कंट्रोल ओवर हिज प्रोडक्शन। सो ईयर 1971 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंप्लीटली बिकेम नाइकी और इस टाइम पर नाइकी $1 मिलियन जनरेट करती है इन रेवेन्यू एंड नाइकी अब ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में अपने शू सेल कर रहा था। बिल बाउमन की हेल्प से 1972 के ओलंपिक्स में नाइकी की बहुत अच्छी प्रमोशंस हुई, जिसका रिजल्ट यह रहा कि साल 1976 में उसका रेवेन्यू $14 मिलियन हो गया और 1977 में वो डबल होकर $28 मिलियन हो जाता है। अब नाइकी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही थी और इस पॉइंट पर नाइकी जस्ट शू कंपनी नहीं बल्कि फैशन स्टेटमेंट बन गई थी। बट नाइकी की ग्रोथ से सब खुश नहीं थे। नाइकी ने कंप्लीट अमेरिकन शू मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था और इस बात से सब खुश नहीं थे। साल 1977 दिसंबर के एक सुबह फिल को यूएस कस्टम्स की तरफ से एक लेटर आया जिसमें लिखा था यू ओन यूएस कस्टम्स $25 मिलियन। एट फर्स्ट फिल को इस लेटर पर बिलीव नहीं हुआ था एंड ही थॉट दिस माइट बी जस्ट अ जोक, बट कुछ कॉल्स करने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था दैट बिल वाज कंप्लीटली रियल। इस लेटर को पढ़कर फिल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और फिल कहता है इफ वी एक्चुअली ओन $25 मिलियन टू गवर्नमेंट वी आर आउट ऑफ बिजनेस जस्ट लाइक दैट। फिल को पता लगता है इसके पीछे नाइकी के अमेरिकन कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि न्यू बैलेंस, कॉन्वर्स और कैट्स। इसके बाद नाइकी के सारे कॉम्पिटिटर्स मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं जिसका नाम था रबर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और ये एसोसिएशन यूएस कस्टम्स के पास जाती है टू स्टॉप नाइकीज मोमेंटम। और अब ये सारे ब्रांड्स मिलकर यूएस कस्टम्स को फोर्स करते हैं टू इम्पोज अ लॉ कॉल्ड अमेरिकन सेलिंग प्राइस और ASP। क्योंकि नाइकी अपनी शूज अमेरिका से बाहर से इम्पोर्ट करता था तो ही हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑफ 20% ऑन एवरी शू, जिसके चलते नाइकी पर $25 मिलियन का बिल इम्पोज कर दिया गया था। फिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यूएस कस्टम्स को $25 मिलियन दे सके और अब फिल के पास बस एक ही रास्ता था टू फाइट। फिल अमेरिका के कुछ सबसे बेस्ट लॉयर्स को हायर करता है टू सेव नाइकी और 3 साल की फाइट के बाद कोर्ट एग्रीड ऑन $9 मिलियन इंस्टेड ऑफ $25 मिलियन। बट इन 3 सालों में नाइकी और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। सो फिल कोर्ट को $9 मिलियन देता है और केस सेटल हो जाता है। बट केस सेटल होने तक नाइकी की सेल्स $400 मिलियन के पास आ चुकी थी। अभी तक की स्टोरी में नाइकी और फिल की एक काफी क्लियर और एक अच्छी इमेज थी, बट कोई भी $1 बिलियन बिजनेस इतना क्लियर नहीं होता और इसी तरीके से नाइकी के भी कुछ डार्क साइड्स हैं। नाइकी के 45 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं यूएस के बाहर और 700 फैक्ट्रीज हैं। टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट नाइकी पुअर कंट्रीज में अपनी शू मैन्युफैक्चर करती है। सो इन ईयर 1991 अमेरिकन एक्टिविस्ट जेफरी बैलिंजर एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें नाइकी वाज एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग चाइल्ड लेबर। नाइकी पर चाइल्ड लेबर के साथ साथ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स के भी आरोप लगे थे। साल 2001 में बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है और उसमें दिखाया जाता है कि नाइकी कंबोडियन वर्कर्स को 60 आवर्स से भी ज्यादा वर्क करवा रही थी एक हफ्ते के अंदर और उन्हें बेयरली कुछ अमाउंट पे कर रही थी। इन सारे एलिगेशंस के बाद नाइकी अश्योर करता है अगर ऐसा सच में है तो ऐसा नहीं होगा, बट डीप डाउन ये प्रैक्टिसेस आज भी कंटिन्यू हो रही हैं। ये एलिगेशन जस्ट नाइकी पर नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे $1 बिलियन बिजनेसेस पर अप्लाई होती हैं। अगर हम फिल की स्टोरी देखते हैं सो इट वाज टफ, नॉट सो इजी राइड, बट स्टिल फिल मेक इट और इन द वर्ड्स ऑफ नाइकी ही जस्ट डू इट। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।